तो दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है, जबकि रबी फसलों की एमएसपी 7% तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रबी फसलों की एमएसपी में ख्याल ये रखा गया है कि किसान को लागत का 50% प्रॉफिट के तौर पर मिले। There is a significant increase in the MSP for Rabi price. बैकग्राउंड आप सब जानते हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वो कंप्लीट एक एनालिसिस करता है, कॉस्ट कितनी है, मार्केट कंडीशन कैसी है, उन सब को देखने के बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, द बिगेस्ट फैक्टर इज दैट द प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। तो चलिए कैबिनेट के बड़े फैसलों की विस्तार से जानकारी लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपकी खबर पर मोहर लगी है, आपको बधाई। और अब ये जानना चाहेंगे कि कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में। देखिए, कैबिनेट ने आज 4 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला किसानों के लिए है। 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसमें गेहूं पे 150 रुपये प्रति क्विंटल, बार्ली पे 130, इसके अलावा अलग अलग आइटम पे चने पे बढ़ोतरी की गई है 210 रुपये प्रति क्विंटल, साथ ही साथ मसूर पे बढ़ोतरी की गई है 275 रुपये प्रति क्विंटल और मस्टर्ड पे बढ़ोतरी की गई है 300 रुपये प्रति क्विंटल और छठा सनफ्लावर पे बढ़ोतरी की गई है 140 रुपये प्रति क्विंटल। सरकार का कहना है कि जो लागत है उस लागत से 100% से ज्यादा कई फसलों में यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा 105% की बढ़ोतरी है, वह आपको गेहूं में यानी लागत से 105% ज्यादा की एमएसपी है। ये रही किसानों की बात। इस पे रबी मार्केटिंग सीजन में 87,657 रुपये सरकार का अतिरिक्त खर्च आएगा, इसके हिसाब से सरकार का आकलन है। दूसरा, केंद्र सरकार के करीब 49 लाख मौजूदा कर्मचारी, करीब 60 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन एक थोड़ी सी मायूसी या फिर कहें जो इंतजार कर रहे थे केंद्र सरकार कर्मचारी, वो इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। वो ये कि जब 50% से ज्यादा महंगाई भत्ता होता है तो आमतौर पे बेसिक में मर्ज हो जाता है, ये इनके लिए फायदे का होता है। तो बेसिक में मर्ज करने वाला जो फैसला है वो नहीं किया गया, सिर्फ सीधे तौर पर महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बनारस में गंगा पर नया रेलवे और रोड ब्रिज बनाया जाएगा। ये 4 लेन का रेलवे ब्रिज होगा, 6 लेन का रोड ब्रिज होगा और इस पे करीब 2,642 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और चौथा फैसला जिसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया क्योंकि एक बिल है, इसको संसद में रखा जाएगा, कोस्टल शिपिंग बिल को मंजूरी दी गई है, जो सूत्र बता रहे हैं, और उसमें कोस्टल एरिया में शिपिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये बिल काफी मददगार साबित होगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। सोने का स्वर्णिम दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमसीएक्स और कॉमेक्स पर आज सोने ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। इसके अलावा चांदी में भी तेजी का दौर है, जहां पर 500 रुपए से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। कमोडिटी एडिटर मनीषा से समझते हैं क्या कुछ है इसके पीछे वजह। तो मनीषा जी बताएं, सोने चांदी में तेजी के कारण क्या है और यहां से भाव कितनी तेजी में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। भारतीय बाजारों में आज हमने सोने में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। 76,700 के ऊपर के स्तर। अगर भारतीय बाजारों की बात की जाए तो अब तक इस साल सोने में करीबन 22 से 23% की तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में अब तक 29% की बढ़त देखने को मिली है। जो ड्यूटी कट था 9% का, उसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स इंडियन मार्केट्स में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस 29% की तेजी को हमने 14 साल के बाद इस साल में यहाँ पर आता हुआ देखा है। तो बेहतरीन साल ये अब तक है। चांदी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर भी तेजी है और हमने करीबन 32% की बढ़त चांदी में भी इस साल में अब तक आते हुए देखी है।
जियोपॉलिटिकल टेंशंस ले लीजिए, डॉलर इंडेक्स में कुछ गिरावट है, ट्रेजरी यील्ड्स में कुछ गिरावट है, उसका फायदा हमने सोने में आता हुआ देखा। अब रेट कट साइकिल तो शुरू हो ही चुकी है, चाहे 25 बेसिस पॉइंट ही आती हुई नजर आए, लेकिन बाजार को लगता है कि नवंबर दिसंबर में भी यहाँ पर रेट कट होगा और वो यहाँ पर बाजार फैक्टर इन करता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी है, जिस तरह से चीन में स्लो डाउन है, यूरोप में जो कंसर्न्स हैं, उसका भी फायदा यहाँ पर सोने में आता हुआ नजर आया है। भारतीय बाजारों की बात करें तो सितंबर में करीबन 1200 करोड़ रुपए के ETF इनफ्लोज हमने आता हुआ देखा। तो ये एक और तरीका है, सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि ETFs में, गोल्ड फंड्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। बाजार मानता है कि आपका 10% का पोर्टफोलियो यहाँ पर सोने में रहना चाहिए, क्योंकि और भी ऑल टाइम हाईज यहाँ से बनने बाकी हैं। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 319 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 86 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं किन शेयर्स में आज गिरावट रही और कहां तेजी दिखाई दी? जी, तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में एक दबाव देखने को मिला। सबसे पहले निफ्टी गेनर की तरफ नजर डाली जाए तो HDFC लाइफ में आज हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, यानी कि करीबन 2% की तेजी थी। डॉक्टर रेड्डी लैब में भी करीब करीब हमें 1.5% का इजाफा देखने को मिला कारोबारी सत्र में। ग्रासीम में 1% की तेजी और साथ ही साथ HDFC बैंक में भी करीब करीब 1% का इजाफा देखा गया। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो ट्रेंड में करीब करीब 4% का हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला। M&M में 2.8%, हीरो मोटोकॉर्प में द सेम टाइम 2% और इन्फोसिस में भी करीब करीब 2% का डाउनसाइड आज रजिस्टर किया गया। मिड कैप 100 की तरफ नजर डाली जाए तो HDFC AMC, इसमें करीब आज हमें 6% की तेजी देखने को मिली। आज काफी सुर्खियों में भी बना हुआ था, नतीजे भी आए थे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी करीब 4%, वोल्टास में 4% और कमिंस इंडिया में भी करीब करीब 4% का इजाफा देखा गया। अब जो गिरने वाले शेयर थे वो था ऑयल इंडिया, 6% की कमजोरी इसमें आज देखने को मिली। BSE लिमिटेड 5%, कोचिन शिपयार्ड करीब करीब 5% और द सेम टाइप पॉली कैब में भी हमें करीबन 4% का एक डाउनसाइड देखने को मिला कारोबारी सत्र में। शुक्रिया कंचन मार्केट अपडेट के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ये कहना है हेलियस इंडिया के CEO दिनशा ईरानी का। CNBC आवाज के साथ खास बातचीत में दिनशा ईरानी IT सेक्टर को लेकर बुलिश दिखाई दिए। कि ये वैल्यूएशन, ये स्टॉक्स के क्या हो गए हैं आज की तारीख में, मतलब मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेंडर्स की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो वहां पे हमें लग रहा है कि अभी बहुत लिथार्जी आ गई। अभी ऐसे एक तरह से होता है ना कि अभी हो गया ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा आस्ते आस्ते करना लेना चालू कर दो। और एक्चुअली FI का जिस दिन सेलिंग रुकेगा और वो वापस आएंगे मार्केट में, तो यही सब जो सेक्टर थे उन्होंने जो बेचे थे वहीं पे वापस बाइंग होगी और होपफुली ये सेक्टर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म डिसेंटली। मैं एक्चुअली IT में भी काफी वैल्यूएशन कंफर्ट देख रहा है। आप TCS के रिजल्ट देख लिया आपने, इतने खास नहीं थे वैसे, लेकिन HCL टेक के जो रिजल्ट थे वो काफी अच्छे थे। और एक्चुअली कल एक ISG जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है IT के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए, उनका एक कॉल था। तो उन्होंने भी यही बोला कि इंडियन IT कंपनीज आस्ते आस्ते मार्केट शेयर गेन कर रही हैं और जो 100 मिलियन के छोटी वाली जो डील होती है, जो नॉर्मली डिस्क्रिशनरी डील होती है, वहां पे उन्होंने एक पिकअप देखा है होते हुए। तो ये सब जो है ना बहुत पॉजिटिव न्यूज है हमारी IT इंडस्ट्री के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमी पर ही जमकर सुनाई। विदेश मंत्री जयशंकर अपने एग्रेसिव मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद का हर हाल में खात्मा जरूरी है। कहा है तो वजीर आजम ने वंस अगेन बात को एंडोर्स किया कि पाकिस्तान सब चीज़। तो हवा में दहशत फैलाने की साजिश लगातार की जा रही है। फ्लाइट्स में बम धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 दिनों में 10 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली है और आज एक बार फिर से 2 नई फ्लाइट्स में भी बम की धमकी मिली। विमानन मंत्रालय ने इसे लेकर बैठक भी की है। ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला और हॉक्स कॉल लगातार आ रही हैं।
जिन धमकियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, आज भी 2 और धमकियां मिली हैं फ्लाइट में बॉम्ब को लेकर, और इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में अगर हम कुल जो धमकियां हैं करीब 12 के करीब फ्लाइट्स को धमकियां मिल चुकी हैं, और कल जो है इसमें 6 धमकियां मिली थी, और ये सारी धमकियां सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है, कुछ फोन कॉल्स के थ्रू मिल रही हैं, और इनमें से कुछ का पता लगा लिया गया है, सोर्स का पता भी लगा लिया गया है, और अब तक कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट नहीं मिला है, जो कि बहुत चिंता की बात हो। लेकिन ये धमकियां लगातार मिले जा रही हैं। अगर आज की हम बात करें तो आज अगर हम कहें अकाशा एयर की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट थी, और मिड एयर में जब वो उड़ान भर चुकी थी उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह का एक अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद उसे वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर बुलाया गया। करीब 174 यात्री थे, उसमें 3 इन्फेंट्स थे और 7 के करीब क्रू मेंबर्स थे। इन सबको सुरक्षित जो है उतारा गया, जांच के बाद कुछ भी नहीं पाया गया। जो दूसरा थ्रेट था आज इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट थी, यहां पे भी जैसे ही फ्लाइट उड़ती है उसके बाद ये थ्रेट आता है और इसे डाइवर्ट किया जाता है अहमदाबाद। जांच के बाद इसमें भी कुछ नहीं पाया गया। अब तक जो जांच हुई है उसमें कुछ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको बैन भी किया गया, उन पर रोक लगा दी गई है, और इसके अलावा अब तक कोई सीरियस कुछ नहीं पाया गया है। कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट है जिनके जो सोर्स है लंदन और बाकी देशों में भी पाए गए हैं। फिलहाल जो BCS है वो जांच कर रही है। जो फिलहाल एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दी गई है। CISF की जो मुस्तैदी है उसे बढ़ा दिया गया है, और साइबर सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनकी खासतौर पे मदद ली जा रही है। आज इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में, और इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नहीं रहा है। एंटी हाईजैकिंग को लेकर तो लॉ है, लेकिन जब इस तरह का कोई थ्रेट आता है तो किस तरह से रिएक्ट किया जाए, तो उसके लिए एक मैनुअल बनाने पर बात हो रही है। हालांकि काफी अर्ली स्टेज पे, और तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर जो नागरिक विमानन मंत्रालय है आगे इस पे जो है कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चिंता है कि ये जो थ्रेट्स आ रहे हैं उन पे कैसे लगाम लगाई जाए। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव का क्या होगा असर, और क्या आगे भी तनाव इसी तरह से बढ़ेगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो साल भर मेहनत के बाद हम और आप ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार सैलरी हाइक कितना होगा। इस पर ही WTW ने एक सर्वे किया है। क्या हाइलाइट्स है इस सर्वे की, बताने के लिए सीधा जुड़ते हैं विपिन भट्ट से। तो विपिन जी बताएं, ये जो सर्वे है काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, इसकी हाइलाइट्स क्या हैं? जी हाँ, हाईलाइट ये है अब की बार इंक्रीमेंट दमदार, यानी इस साल भी अच्छे इंक्रीमेंट के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, सर्वे का आपने जिक्र किया तो इन नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो सर्वे क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। तो इस बार इंडियंस एक अच्छे इंक्रीमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। कितना इंक्रीमेंट होगा? तो देखिए 2025 के लिए हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, तो 9.5% का अनुमान है, ये प्रोजेक्शन है। अब हमने आप देखिए कुछ और फिगर्स भी दिए हैं यहाँ पे 2021, 22, 23 और 24 की। जब इन्होंने 2021 में अनुमान लगाया था कि 7% के आसपास का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा इंडिया में, तो मिला था करीब 8.5% का। 2022 में 9.3% का एस्टिमेट दिया गया था कि इंक्रीमेंट्स होंगे, हुए 9.8, ऑलमोस्ट 10% के आसपास। 2023 में भी एस्टिमेट से ज्यादा, बस 2024 यानी पिछला साल ऐसा रहा जहां पर अराउंड 10% के आसपास का एस्टिमेट था, लेकिन थोड़ा उससे कम आया 9.5%। इस साल 9.5% का ये एस्टिमेट है। उम्मीद कर सकते हैं कि 2021, 22, 23 जैसा हो जहां पर एस्टिमेट से ऊपर निकले, लेकिन अगर 9.5% के आसपास का भी ये इंक्रीमेंट होता है तो शायद इसे बुरा नहीं कह सकते हैं। अभी आपको आगे चलते हुए पता चलेगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। और ये एक बड़ा सर्वे किया गया अमंग्स द एम्प्लॉयर्स, और उन्होंने बताया कि कितना बजट उन्होंने रखा है, किस तरीके से वो इंक्रीमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अब किस सेक्टर में कितना होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट इस साल पाएंगे 2024-25 के लिए अगर हम बात करें। उसके बाद अगला नंबर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जहां ऑलमोस्ट 10% के आसपास के इंक्रीमेंट की उम्मीद की जा सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर को भी लगभग 10% अपनी सैलरी बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि इसके लिए आपको टॉप परफॉर्मेंस रेटिंग में आना होगा। ये एक एवरेज है, लेकिन ये टॉप एवरेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी 9.5%, सॉफ्टवेयर वालों को करीब 9% के इंक्रीमेंट। यहां बहुत खुश होने की बात हो सकती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थोड़ा सा डोल्ड्रम्स में चली गई थी, और बिजनेस सर्विसेज में भी। तो आप समझ लीजिए एवरेज 9 से 10% के बीच ये टॉप सेक्टर्स के अंदर इंक्रीमेंट हो सकते हैं। अब खुश होने की बात क्या है, देखिए जरा,
हमारी जैसी जो दूसरी इकोनॉमीज हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो या सर्विसेज को लेकर हो, वियतनाम में मैक्सिमम इंक्रीमेंट जो होगा वो 7.5% के आसपास होगा, चीन में 5% के आसपास, मलेशिया 5%। कुछ और देशों पे नजर डालें यहाँ पर, मसलन ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी इकोनॉमी, वहाँ पर 3-4%, साउथ कोरिया में 5.5%। तो इंडिया के जो पीयर्स हैं वहाँ पर इंडिया के मुकाबले इंक्रीमेंट काफ़ी कम होने वाली है। तो ये हम हिंदुस्तानियों के लिए एक खुशी की बात हो सकती है कि ये जो इस साल भी इंक्रीमेंट आएगा आपके हाथ में, वो बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो सकता है। और बस ये है कि आपको परफॉर्मेंस के लेवल पर कुछ अच्छा करना होगा, तभी वो फिगर्स जो यहाँ हमने बताएं वो आपकी झोली में, आपके बटुए में आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया विपिन जी इस पूरी हाइलाइट्स को बताने के लिए। तो जिस तरह से विपिन जी बता रहे थे कि इस बार एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पर अगर हम इस सर्वे को देखें तो बढ़िया सैलरी हाइक की उम्मीद है। तो इसी पर ही आज कंज्यूमर अड्डा में भी बातचीत करेंगे कि अब की बार इंक्रीमेंट दमदार, शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजने के साथ ही शिंदे सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दिया है। महायुति ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ मौजूद थे। तो डिटेल्स लेते हैं विवेक गुप्ता से। तो विवेक, बताएं कि क्या कुछ हाईलाइट्स बताई गई हैं रिपोर्ट कार्ड में, क्या सरकार की उपलब्धियां रही हैं? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। आने वाले 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। अब पूरा जो चुनाव है 288 सीटों पर एक चरण में होंगे। 23 तारीख को मतगणना है और रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियों ने अपने वोटरों को लुभाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आज महायुति के नेताओं ने अपने 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने रखा। इस रिपोर्ट कार्ड को पेश करने के लिए बाकायदा महायुति के सभी नेता थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम और एनसीपी के नेता अजीत पवार समेत तीनों पार्टी के सभी नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ एक ही वजह थी कि वो जनता के सामने 2.5 साल का महायुति का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। इस रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने बताया कि 2.5 साल में उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, क्या क्या स्कीमें लाई हैं, ये सारी डिटेल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। जिसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट उन्होंने बताया कि कोस्टल रोड को उन्होंने डेवलप किया, फिर MTHL जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है उसको डेवलप किया, मेट्रो का जाल बिछाया, मेट्रो 3 जो कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है उसको उन्होंने शुरुआत की। इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने 3-4 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया कि उन्होंने 2.5 साल में जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे उसे किस तरीके से हरी झंडी दिखाई और तय समय सीमा पर इन प्रोजेक्टों को ख़त्म किया। दूसरी टीम की बात उन्होंने कही लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना में हर महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं और जो एक कैटेगरी बनाई गई है जिनकी इनकम 2.5 साल से कम है और ऑरेंज राशन कार्ड में आती है, उनको हर महीने महाराष्ट्र सरकार 1500 रुपये देगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि आचार संहिता से लगने से पहले ही हर एक महिला यानी कि 2.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में नवंबर तक का पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर को आज 10 साल बाद अपना मुख्यमंत्री मिल गया है। राज्य के नए सीएम के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम के रूप में शपथ ली है। नौशेरा से विधायक सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आज पंचकुला में बीजेपी विधायक दल में नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगाई गई। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक हुई और नायब सिंह सैनी के नाम पर सहमति बन गई। वहीं नायब सिंह सैनी ने अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर समेत कुछ नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। कल नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे।
तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।